नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, अब इस पर तो सवाल उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बारे में एक मोटा मोटी तस्वीर ज़रूर दिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि रफ पिक्चर इमर्ज होकर सामने ज़रूर आती कि होने क्या वाला है। और आज जो 5 राज्यों के चुनाव, इनके जो एग्जिट पोल आए वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ जाहिर कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं इस एग्जिट पोल में जो आज मैं आपसे साझा करने चाह रहा हूं। अब दोस्तों, अगर इन एग्जिट पोल्स पर अगर हम भरोसा करें तो एक बात इसमें साफ उभर के सामने आती है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, जी हाँ, क्लियर मेजॉरिटी उस राज्य में मिल रही है जहां मोदी जी और अमित शाह सबसे कम कैंपेन करने गए। जी हाँ, उस राज्य में, और जहां चेहरा मोदी जी के साथ किसी और नेता का था, उस राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है, ऐसा ये एग्जिट पोल बताते हैं। एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेलंगाना में भीड़ जुटाई, लाखों की भीड़, और जिस तरह एक बहुत ही मजबूत, आप कह सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्शन था डिफीट करना, वो तेलंगाना का था, बीआरएस का था, जो प्रचंड बहुमत के साथ हैदराबाद में राज कर रहे थे। अगर राहुल गांधी तेलंगाना की सरकार पलट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि सियासत में एक नई लकीर खींचने वाली है। और इसके साथ अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेहरा होगा, और राहुल गांधी सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे मोदी को। और तीसरी बड़ी बात, अशोक गहलोत, जिनको खुद कांग्रेसियों ने रिटायर मान लिया था, और जिनकी बीती जो सरकार थी 4-5 साल की, जो हिचकोले खाती रही सचिन पायलट और तमाम तरह के विद्रोह का सामना करते हुए, और जिस तरह से गुजरात लॉबी ने, जिस तरह से मोदी, नड्डा और अमित शाह ने आखिरी 20-25 दिनों में, आप कह सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर दी थी राजस्थान में, अगर उस युद्ध में से भी एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने निकल कर आता है और जीत जाता है, तो मुझे लगता है कि मोदी को 9.5 साल में इतना बड़ा झटका फिर किसी ने नहीं दिया होगा। तो अशोक गहलोत अगर जीतते हैं, जैसे कि कुछ एग्जिट पोल जाहिर कर रहे हैं, तो ये एक चौंकाने वाली जीत होगी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा सरकार बदलती रहती है, यही रिवाज है वहाँ। इस रिवाज को अगर बदल देते हैं गहलोत, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ये। अब दोस्तों, सच्ची बात यह है कि गोदी मीडिया के दौर में, मोदी जी के इस दौर में, आप किस चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें, बड़ा मुश्किल है। अब जैसे अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक है, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, या रजत शर्मा जी का जो इंडिया टीवी, आप कितना भरोसा कर सकते हैं। ये जो एग्जिट पोल हैं, ये कितने मैनिपुलेटेड हैं, मुझे लगता है कि इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा, ना मुझे है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर एग्जिट पोल पर आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप देखें, अगर इन एग्जिट पोल को पिछले 10-12 साल में आप इनकी तुलना करते हैं, एग्जिट पोल वर्सेस एग्जैक्ट रिजल्ट जो आ रहा है, तो उसमें एक ही आप कह सकते हैं इसमें सर्वे कंपनी है एक्सिस माई इंडिया, जिसका स्ट्राइक रेट 94% है, 94% स्ट्राइक रेट है। यानी जो एक्सिस माई इंडिया दिखाता है 94% कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी रहती है। इसलिए आज एक्सिस माई इंडिया, जो आज तक और इंडिया टुडे का सर्वे, उसको मैंने थोड़ी तरजीह दी है। हालांकि इसका लिटमस टेस्ट भी, अग्नि परीक्षा भी 3 दिसंबर को पता लग जाएगी कि एक्सिस माई इंडिया इस बार कितना सही था। बहरहाल, एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं, चौंकाने वाले। अब दोस्तों, एक बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की अगर कहीं सबसे ज़्यादा हालत खस्ता थी, सबसे बुरी गत अगर कहीं थी, तो वो मध्य प्रदेश था, जो सबसे बड़ा राज्य इन 5 राज्यों में, 230 सीटें। और उसकी वजह ये थी कि शिवराज सिंह साहब जो हैं, यानी मामा जी और मोदी जी की कभी बनी नहीं। मोदी जी ने मामा को हमेशा अपना शत्रु माना, कॉम्पिटिटर माना, प्रतिस्पर्धी माना। उनको लगा कि ये आदमी ही है जो चैलेंज दे सकता है। इसलिए पिछले 8-9 वर्षों से मामा के पांव में हमेशा बेड़ियां डाली गई। एकमात्र मुख्यमंत्री है
शिवराज सिंह चौहान, जिसके मुखालिफ, जिसके विरुद्ध सीबीआई में फाइल खोल दी मोदी जी ने। और यहां तक कि इस बार जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, चौथी बार के, पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं था उम्मीदवारों में। बहुत देर में जाके शिवराज यानी मामा को टिकट दिया। तो मामा के पांव में बेड़ियां थी, मामा के मुखालिफ कई लोगों को खड़ा कर दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर को कहा जा रहा था कि साहब ये मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय ये मुख्यमंत्री, कोई नरोत्तम मिश्रा को बना रहा है, कोई वीडी शर्मा को बना रहा है। मध्य प्रदेश तमाम छोटे छोटे नेताओं में, लॉबीज में बट चुका था। और ऐसे में जो रिमोट था वो अमित शाह ने छीन लिया था शिवराज के हाथ। शिवराज को एक तरह से गोदाम में बैक कर दिया था और शिवराज को मजबूरन वोटर्स के बीच में जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मामा चुनाव लड़े या ना लड़े, मामा संन्यास ले ले राजनीति से या आपकी अभी भी खिदमत करे। ये हालत हो गई थी। ये एक ऐसा राज्य था जो बीजेपी के हाथ से जा रहा था, जहां भैंस पानी में सबसे पहले चली गई थी बीजेपी की। और कमलनाथ को 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री मान लिया गया था। जय वीरू की जोड़ी, कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी। लेकिन एक्सेस माई इंडिया, जिसकी स्ट्राइक रेट 94% है, मैं अर्नब गोस्वामी की बात और रजत शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं। और आप भी 3 दिसंबर को देखिएगा एक्सेस माई इंडिया को, कि इसकी स्ट्राइक रेट क्या होती है। एक्सेस माई इंडिया का कहना है, उसका जो एग्जिट पोल है, मध्य प्रदेश में स्वीप कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे अगर आप देखें तो 140 से 162 यानी 230 का हाउस है, 230 सीटों का हाउस है, 116 जो है वो मेजॉरिटी है, टारगेट है। वहां पर 162 तक बीजेपी पहुंच सकती है। वो बीजेपी जो 90 पे खड़ी थी, 85 पे खड़ी थी, 162। अभी चौंकाने वाला है, मुझे समझ के बारे में अपने एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत से इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज तय है कि मोदी और अमित शाह ने शिवराज को अकेला छोड़ दिया था। उनको लग रहा था कि यहां पर बदनामी होगी, अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। और आखिरी 25 दिनों में शिवराज ने अपने बूते यहां पर कैंपेन किया, जनता का सामना किया। मोदी जी और अमित शाह उन 25 दिनों में भी पीछे से पर खतरते रहे। अगर शिवराज जीतते हैं तो 5वीं बार के मुख्यमंत्री होंगे और एक बड़ी चुनौती बनकर वो गुजरात लॉबी के लिए उभरेंगे। अ न्यू चैलेंज टू मोदी, शिवराज सिंह चौहान। अब दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव रमन सिंह बनाम भूपेश बघेल नहीं था, कभी नहीं था। रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर, इनको भी गोदाम में या पॉलिटिकल गोडाउन में इनको भी बंद कर दिया था गुजरात लॉबी ने। इसलिए रमन सिंह को आप कहीं भी हार और जीत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वहां पर फाइट सीधे सीधे मोदी वर्सेस बघेल थी, या यूं कह सकते हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, मोदी, अमित शाह वर्सेस बघेल थी। और अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो आखिर में जिस तरह से घेराबंदी हो गई, छापेमारी हो गई बघेल पर, फिर भी बघेल अगर आप देखें इंडिया टुडे एक्सेस में तो वो 50 सीटें उनको दे रहे हैं। दैनिक भास्कर जो हैं वो 46 से 55 सीट दे रहे हैं। एबीपी अगर सी वोटर देखें तो 53, यानी कुल मिलाकर जो अगर 90 के हाउस में 46 की जो मेजॉरिटी है, कहीं ना कहीं बघेल शायद फिर से सरकार बना सकते हैं। हर एग्जिट पोल ने उनको एच दिया है। अब दोस्तों जैसा कि गुजरात लॉबी को लगा कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया है, भैंस पानी में डूब गई है, आखिरी 25 दिनों में या महीने भर में सब कुछ शिवराज को सौंप दिया, और मोदी जी को लगा, अमित शाह को लगा कि जरा फोकस राजस्थान पे किया जाए, क्योंकि ये वो राज्य है जो रोटेट करता है हर 5 साल में। और वैसे भी अशोक गहलोत काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, कहीं सचिन पायलट खड़े थे तो कहीं एक तरफ से आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहाँ पर हो रहा था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं। मोदी जी को लगा कि ये राज्य जीत सकते हैं, और वो राज्य मोदी जी ने अपने चेहरे पर लड़ा। वहाँ पर इस महारानी का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ आखिर में अमित शाह ने नरम गरम नीति के तहत वसुंधरा राजे के कुछ लोगों को टिकट दे दिया, वरना वसुंधरा राजे का वही हाल था जो रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में था। ये जो इलेक्शन था ये मोदी वर्सेस गहलोत था, मोदी वर्सेस कांग्रेस कह लीजिए। और यहीं पर एक्सेस माई इंडिया 94% स्ट्राइक रेट, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना 3 दिसंबर को आप चेक कर सकते हैं। एक्सेस माई इंडिया का कहना है कि गहलोत अभी हारे नहीं हैं,
अब गोदी मीडिया कह रही है, ये आज तक कह रहा है कि गहलोत अभी हारे नहीं हैं और गहलोत को राजस्थान में 86 से 106 सीटें दी हैं एक्सिस माई इंडिया आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने, और वहाँ पर 199 सीटें, एक सीट पर उम्मीदवार का निधन हो गया था, तो 200 की जगह 199 पर सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 100 पर मेजॉरिटी मार्क है, 106 तक जा सकते हैं गहलोत। और बीजेपी, मोदी जी जो चुनाव लड़े, जिन्होंने आप कह सकते हैं सारी ताकत झोंक दी, तर्कस से सारे तीर चला दी राजस्थान में, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा, कॉर्पोरेट लॉबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, सब के सब जहां अशोक गहलोत पे मोर्चा खोल रहे थे, वहां पर गुजरात लॉबी को नाको चने चबवा दिए अशोक गहलोत ने, जिसको खुद रिटायर मान लिया था कांग्रेस ने। अब मिजोरम पर मैं इसलिए दोस्तों नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मिजोरम में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वहाँ बीजेपी एक तरह से नगण्य है, वहाँ फाइट दो रीजनल पार्टीज़ के बीच में, लेकिन कांग्रेस मिजोरम में अच्छा कर रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, जो मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि कर्नाटक जीतने के बाद अगर वो तेलंगाना जीतते हैं, अगर बेंगलोर के बाद हैदराबाद भी आ जाता है राहुल गांधी के पास, हाई जीडीपी के 2 स्टेट, पैसे वाले 2 राज्य, तो 24 का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए आसान होगा। बहुत मुश्किल चुनौती थी, कांग्रेस की कहीं गिनती नहीं थी 6 महीने पहले, और अगर इतना बड़ा टर्न अराउंड होता है जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तेलंगाना में, तो राहुल गांधी के लिए ये एक ऐसा अचीवमेंट होगा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने हाल फिलहाल के इतिहास में उसको सबसे ऊपर दर्ज करेगी, तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है। अब दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल हैं गोदी मीडिया के हैं, और गोदी मीडिया ही अगर किसी अशोक गहलोत को आगे दिखा रही है या कहीं पर कांग्रेस को आगे दिखा रही है या भूपेश बघेल को बता रही है कि ये जीतेंगे, और अगर शिवराज सिंह चौहान जो 1 नंबर के आप कह सकते हैं टारगेट पर है गुजरात लॉबी के, उनको भी जीता हुआ दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिसंबर को ये एग्जिट पोल कितने सही हैं, जो कुछ मैंने आपके साथ साझा किया एग्जिट पोल, ये कितने सही हैं, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी जो चौंकाने वाली बातें हैं, मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत से एक बार फिर से कुछ सवाल मुझे करने हैं आपकी तरफ से कि इस इलेक्शन की तस्वीर साफ हो। 2024 में इस इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है, 2024 की तस्वीर कितनी बदलेगी, मोदी जी कितने संकट में हैं और राहुल गांधी कितने आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये जो बड़े आप कह सकते हैं 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको लेकर मैं चाहता हूं कि आप प्रोफेसर रविकांत को भी सुनिए। कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उनसे मैं करने जा रहा हूं आपकी तरफ से। प्रोफेसर साहब, मेरा जो पहला सवाल, मैं छत्तीसगढ़ पर बात नहीं करना चाह रहा, जो सबसे सरप्राइज आ रहा है, अगर आप एक्सिस माई इंडिया देखिए जिसका स्ट्राइक रेट 94% है आज तक, और इंडिया टुडे, ज्यादातर सर्वे उनके सही होते हैं। बाकी मैं अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं इंडिया टीवी रजत शर्मा पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज तक और इंडिया टुडे का जो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, स्ट्राइक रेट 94%। और अगर ये हम स्ट्राइक रेट देखें तो राजस्थान में गजब हो गया। राजस्थान में जहां मोदी जी दिन रात कैंपेन कर रहे थे, अमित शाह रणनीति बना रहे थे, नड्डा रणनीति बना रहे थे, वसुंधरा को किनारे कर दिया था, वहां पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत आगे दिख रहे हैं। और अगर मैं एक्सिस माई इंडिया की बात करूं तो 106, कांग्रेस 106 पर खड़ी है, 100 पर मेजॉरिटी है, और बीजेपी 100 टच कर रही है, 86, 106 कांग्रेस, 80 और 100 बीजेपी। ये जो चमत्कार कर दिया अशोक गहलोत ने, इसके पीछे क्या दिख रहा है आपको? देखिए दीपक जी, 2-3 बड़े फैक्टर हैं राजस्थान में। एक तो अशोक गहलोत की वो जन कल्याणकारी योजनाएं, वो चिरंजीवी से लेकर के इंदिरा रसोई और 500 रुपए का सिलेंडर। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है अशोक गहलोत की विनम्रता, और वहां पर मोदी जी ने अपने चेहरे को सामने रखा था, मोदी जी का एरोगेंस, वसुंधरा को किनारे करना। ये अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित हुआ है, और मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा एक तरह से कहिए कि डैमेज साबित हुआ है, जो मोदी जी का अपना एरोगेंस, सारी ताकत झोंकी थी उन्होंने राजस्थान में। लेकिन दूसरी तरफ वो अशोक गहलोत थे, और फिर वो पूरा टीम वर्क,
राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मोदी जी ने खुद को प्रोजेक्ट किया, वसुंधरा राजे महारानी को किनारे किया, किनारे लगाया, बाद में थोड़ा सा नरम गरम पॉलिसी रही, अमित शाह ने कहा कि ठीक है हम कुछ टिकट आपको दे देते हैं आपके लोगों को, और उसके बाद फिर डंप कर दिया। वसुंधरा राजे को 2014 के बाद वो जमीन ही मोदी जी ने नहीं दी, और कहीं ना कहीं वो राजस्थान में जो इलेक्शन था, आपका ये कहना है कि वो अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी था, जहां झटका खा गए मोदी जी। डेफिनेटली मोदी जी ने बनाया। आप देखिए मध्य प्रदेश में वो उतना प्रचार नहीं करते हैं, वो बार बार राजस्थान जाते हैं। उसकी वजह थी कि राजस्थान में पिछले 30 साल से एक रवायत है कि हर 5वें साल पर वहां सरकार बदलती है। राजस्थान के लोगों की भाषा में कहें कि सब कुछ ठीक है लेकिन रोटी बदलनी पड़ेगी। इस बार उस रिवाज को तोड़ दिया अशोक गहलोत ने, और अशोक गहलोत की वही विनम्र छवि, लगातार प्रो पीपल और प्रो पुअर पीपल, ये जो छवि बनी कांग्रेस पार्टी की, उसने बहुत बड़ी जीत की तरफ वो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और एक और फैक्टर जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, जी 3M फैक्टर, इसमें माली, 3M मुस्लिम और मीणा, माली मुस्लिम, माली और मीणा। मीणा जनजाति है वहां, माली अति पिछड़ा कम्युनिटी से आता है, और सैनिक मुस्लिम कम्युनिटी। सैनी कम्युनिटी, मुस्लिम करीब वहां 9% है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो अशोक गहलोत की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसने कमाल किया है राजस्थान में। जी मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मुझे क्योंकि सबसे चौंकाने वाला इस पूरे चुनाव में जो सबसे चौंकाने वाला है, और पता नहीं ये गणित कैसे हम समझ नहीं पा रहे, कि शिवराज सिंह, जिसको अमित शाह ने एकदम किनारे कर दिया था, हाशिए पे धकेल दिया था, जब पहली लिस्ट आई थी, मुझे किसी ने फोन करके बताया कि शिवराज जी शायद उनके परिवार ने खाना नहीं खाया। इतना अपमान का घूंट कि आप उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल रहे हैं, पहला नाम तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए था, शिवराज सिंह चौहान का होना चाहिए था, जो 4 बार के मुख्यमंत्री, सबसे सीनियर लीडर है। शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था पहली लिस्ट में, बड़ी देर में नाम उनका आया, उनको टिकट दिया गया। और शिवराज एक जगह एक रैली में एकदम रो दिए थे, उन्होंने कहा था अपनी बहनों से, कहकर मामा लड़े कि ना लड़े आप बताइए। तो जिस शिवराज को एक तरह से आप कह सकते हैं गोदाम में बंद कर दिया, हाशिए पर रख दिया, और ये कहा जा रहा हो कि नरेंद्र सिंह तोमर अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अगले चीफ मिनिस्टर कैलाश विजय वर्गीय बन सकते हैं, अगले अगले चीफ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बन सकते हैं, इस तरह के लोगों को छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि शिवराज के साथ सिंपैथी गई, और जहां मोदी जी के चरण कम पड़े, जहां अमित शाह और मोदी सबसे कम गए, वहीं बीजेपी सबसे आगे दिख रही है? इसका मतलब क्या निकालूं डॉक्टर साहब मैं? देखिए उसके उसके भी 2-3 फैक्टर हैं। एक बड़ा फैक्टर शिवराज सिंह चौहान का वही सिंपैथी वोट और बहुत विनम्र छवि। आप अगर थोड़ा सा भूल जाएं कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के आरएसएस के हैं, तो आपको कतई नहीं लगेगा कि दक्षिणपंथी राजनीति करते हैं शिवराज सिंह चौहान। मामा की उन्होंने अपनी छवि बनाई है नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, वो भाई की तरह। और पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। लाडली बहना योजना ने वो असली करिश्मा उसने किया है। और जो लोग वहां पे थे वो कह रहे थे कि ये जो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैं, ये अगर लाडली बहना योजना की वजह से है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान को कोई रोक नहीं सकता। जो आपने मामा वाली बात कही, मैं बहुत माफी के साथ एक चीज कहूंगा कि आज की जो राजनीति है, और मैंने जो करीब से 20 साल में दिल्ली में राजनीति देखी है, जो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमन का, और उसमें नेता बहुत अग्रणी होते हैं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि ज्यादातर बहुत से नेता मैंने ऐसे देखे जो 1 नंबर के अय्याश होते हैं, 1 नंबर के सब कुछ करते हैं, सारे कर्म जो आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे समाज में, देश में एक ऐसा नेता है जो कहता है कि मैं मामा हूं, मैं मामा हूं, मतलब सब मेरी बहन है, और मामा के नाम से वो लोकप्रिय होता है। सोचिए कि महिलाओं को कितना इनके करीब जाने में कितना अपनापन दिखता हो, जो बाकी किसी से नहीं, साथ नहीं दिख सकता है। तो शिवराज की ये जो छवि आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं टर्न अराउंड थी, और उनके खिलाफ कमलनाथ विलेन बन गए, कमलनाथ की एरोगेंस, एरोगेंसी, और जो उन्होंने
व्यवहार किया है खुद अपनी पार्टी के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, नहीं सुनना किसी की। जो लिस्ट दी जा रही है, वो लिस्ट को उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ किया। आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी कार्ड पर जा रहे हैं, वो आप बाबा बागेश्वर को लेकर के आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और एक और जो ट्वीट आपने किया था नविका कुमार का, इंडिया अलायंस में ये तय हुआ था कि कुछ पत्रकारों के साथ हम बैठेंगे नहीं, उनको आप हेलीकॉप्टर में बिठा करके ले जाते हैं, अगवानी मोदी करते हैं, पत्रकारों उनको को इंटरव्यू देते हैं। तो वो जो आप कर रहे हैं, और अखिलेश उसके के पहले साथ की झगड़ा उन्हीं का था शायद, अखिलेश यादव के साथ भी झगड़ा उन्हीं का था टिकट को लेकर, जिसमें अखिलेश यादव डेफिनेटली नाराज डेफिनेटली हुए। मैं उस पर आ रहा हूं। और दूसरा, इंडिया अलायंस की एक बैठक को रद्द कर देना, और इधर बिल्कुल आखिरी में वो था समाजवादी पार्टी के साथ एकोमोडेट नहीं करना। अखिलेश यादव जिस तरह से जा रहे थे, बुंदेलखंड और जो चंबल का रीजन है, वहां पे समाजवादी पार्टी का थोड़ा प्रभाव है, और 3 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो वो चाहती थी कि कम से कम 3 सीटें मिले, लेकिन वो नहीं देना, बिठा करके रखना, और उसके बाद ये कहना अखिलेश बखलेश, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसने पूरा मोड़ दिया इलेक्शन को। और जो कमलनाथ है, कमलनाथ की एरोगेंसी, कमलनाथ का जो अहंकार है, वो ले डूबते हुए दिख रहा है मध्य प्रदेश में। जी टीम वर्क नहीं करना। दिग्विजय सिंह का आया था, कपड़े फाड़ने वाली बात आई थी, वो भी क्या दिखाता है कि उनका जाकर के कुर्ता फाड़िए। ये शब्द दिखाते हैं कि आप टीम की तरह और संगठन को दुरुस्त रख करके मतलब काम नहीं आपको लग करना रहा है चाहते। कि 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह की सरकार हार चुकी थी, लोगों ने मान लिया था कि कांग्रेस आ रही है। कर्नाटक जीतने के बाद सबसे पहली जो चर्चा थी वो यही थी कि अब मध्य प्रदेश में कर्नाटक और हिमाचल की तर्ज पर कांग्रेस आ रही है। तो एक जीती जिताई बाजी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अ, कमलनाथ और कांग्रेस के हाथ से निकल रही है। कांग्रेस से हाथ से निकल रही है, और कमलनाथ की वजह से निकल रही है, और कोई उत्तरदायी नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि वहां जी, पर जो सामने है उसके खिलाफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। क्योंकि मैं शिवराज देख रहा सिंह हूँ ना चौहान डॉक्टर साहब, जो डेफिनेटली। ये आज तक के आंकड़े हैं, और मैंने कहा ना कि 94% स्ट्राइक है। मैं अर्नब गोस्वामी के आंकड़ों पे बिलीव नहीं कर सकता, मैं रजत शर्मा के आंकड़ों पे नहीं जा सकता, मैं न्यूज 24 के आंकड़ों पे नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर गोदी मीडिया में थोड़ा बहुत किसी के आंकड़े ठीक ठाक होते रहे हैं पिछले 8-10 साल में, तो एक्सिस माई इंडिया के ही हैं। और वो आंकड़े बता रहे हैं, इतना डिफरेंस है कि कांग्रेस 68 से 90 सीट और बीजेपी 140 से 162, 162। मतलब ये तो एक तरह का स्वीप है, एक चमत्कार है। स्वीप हम कह रहे चलिए स्वीप 162 नहीं, लेकिन एक चीज तो तय है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और बीजेपी का एज है। और इससे पहले हमको लग रहा था कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां जनता ने मन बना लिया है और आराम से कंफर्टेबली कांग्रेस जीत जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के लिए फंसा हुआ था। छत्तीसगढ़ भी ठीक था, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि थोड़ा सा एक एज है, लेकिन पहली जैसी लीड तो नहीं रहेगी। क्या हम इसको ये मान के चलें कि शिवराज सिंह चौहान को जो गुजरात लॉबी ने आखिरी वक्त पर 11वें घंटे पे आप कहिए, उनको जो उन्होंने तय किया, क्योंकि मुझे कुछ लोग बता रहे थे, ऐसी चर्चा थी कि अमित शाह ने जो लास्ट सर्वे कराया, उस लास्ट सर्वे में बीजेपी हार रही थी, और तब उनको लगा कि चलो भाई एक रिस्क लेते हैं, शिवराज को ही आगे कर दो। और ये फैसला आखिरी महीने भर में हुआ, 25-30 दिन में हुआ, तब इनको आगे किया गया, टिकट भी इनको दिया गया, सारी चीजें हुई। क्या अगर शिवराज को किनारे करके मध्य प्रदेश में मोदी जी को आगे कर देते और अमित शाह आगे आ जाते, तो फिर क्या होता मध्य प्रदेश में? फिर ये बाजी पलट गई होती। एक तो मोदी जी का जो अहंकार है, वो ऑब्वियस है कि कमलनाथ से ज्यादा बड़ा अहंकार है। और अब इस देश की जनता, आप गहलोत साहब का उदाहरण है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण है, ये कहता है कि लोगों को विनम्र छवियां बहुत पसंद है। मामा, भांजा, जिस तरह से वो कह रहे थे, बहना, वो जो जैसे कैंपेन उन्होंने तेलंगाना की में है। केसीआर का गुरूर, वो भी मुझे लगता है शायद टूट डेफिनेटली ना जाए। डेफिनेटली केसीआर का ग्रुप वो टूट रहा है, वो टूट रहा है। तो ये अब दिखाता है कि पब्लिक को क्या पसंद है। पब्लिक जी, विनम्रता को पसंद कर रही है, भले ही वो थोड़ा इधर उधर हो जाए। वहां पे अगर नरेंद्र मोदी की छवि होती, तो दीपक जी मध्य प्रदेश में बीजेपी का हश्र बुरा होता। जो 6 महीने के पहले
सर्वे आ रहे थे और पब्लिक कह रही थी कि हम अब रिपीट नहीं करेंगे, बदलाव करेंगे। वो बदलाव आपको दिखता। ये चुनाव केवल शिवराज सिंह की वजह से, उनकी अपनी छवि, मोदी जी का किनारे रहना और कमलनाथ का एरोगेंस, जी इन तीन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं। डॉक्टर साहब, इन विषम परिस्थितियों में जब शिवराज के पांव में बेड़ियां डाल दी हों, उनसे रिमोट छीना गया, उनको बार बार उनके साथ बदमिजाजी करी, उनको अपमानित किया, उनकी पहली लिस्ट में टिकट नहीं दिया, ये सारी चीजें उनके साथ, शिवराज के साथ, मामा के साथ ये सब हुआ है। मामा का इन परिस्थितियों में जीतना, अगर 3 दिसंबर को जब मशीनें खुलती हैं और मामा जीत जाते हैं, राजस्थान में बीजेपी हारती है, छत्तीसगढ़ में हारती है, तेलंगाना में हारती है, मिजोरम में तो हार ही रही है, और मध्य प्रदेश जीतती है, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जीत शिवराज सिंह चौहान की होगी? मामा का सिक्का चलेगा फिर, मोदी जी का जादू खत्म, और एक ओबीसी का लीडर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है नरेंद्र मोदी से, हो सकता है कि आरएसएस कुछ विचार करे कि अगर ओबीसी चेहरे पर ही उन्हें 2024 का चुनाव लड़ना है, तो एक जीते हुए चेहरे को, जो बाजी को आप ये कहें कि मुंह से निकाल के लाया है, कांग्रेस के पाले से निकाल करके लाया है, वो अगर ये नतीजे रहते हैं तो डेफिनेटली ये होगी। वो तो आप कह सकते हैं जैसे शेर के जबड़े से निकाल रहे हो शिवराज। जी अगर जी अगर मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज है इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में, वो है अशोक गहलोत का एक हारी हुई बाजी जीतना, जहां मोदी जी ने हर तरह का, मतलब आप कह सकते हैं जितने भी वो तर्कश में तीर थे सब चल दिए थे राजस्थान में। साम दंड भेद लोभ मोह क्रोध सब सब चला था वहां, हर करेंसी चली थी। उसके बाद अगर अशोक गहलोत रिवाज बदल देते हैं, वो दोबारा सरकार में आ जाते हैं, तो एक बड़ा सरप्राइज। और दूसरा सरप्राइज है वो शिवराज सिंह चौहान का होगा, कि अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाते हैं, जिस तरह का सर्वे कुछ बता रहे हैं, और प्रदीप गुप्ता जो एक्सेस माई इंडिया के, उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरी 94% स्ट्राइक रेट है, मैं मध्य प्रदेश में गलत नहीं हो सकता, मेरा होम स्टेट है, मैं गांव गांव गया हूं, मैंने सर्वे किया, मैं वाकई क्या सर्वे दिखा रहे मुझे मतलब नहीं। तो मुझे भी थोड़ा यकीन करना पड़ा, फेस वैल्यू पे लेना पड़ा आज तक को, कि भाई अगर इतना दावा दम ठोक के कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम गांव गांव तक गए हैं, सैंपल साइज बड़ा है, और अगर क्लीन स्वीप वहां पर शिवराज कर, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक उलटफेर है, कि जहां जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल गई, जीता जिताया स्टेट। और आप सही कह रहे हैं कि कमलनाथ का जो अहंकार, जहां तक दिग्विजय सिंह को भी, जो जय वीरों की जोड़ी थी, वो भी मुझे फीकी लगी कहीं ना कहीं इस बार। तो क्या माने कि अगर शिवराज जीत जाते, वो शिवराज जिनको पांव में बेड़ियां डाल दी थी, जिनके हाथ से सरकार का रिमोट छीन लिया था गुजरात लॉबी ने, अगर ये मध्य प्रदेश का चुनाव वो जीत गए, 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये एक चुनौती है गुजरात लॉबी को। डेफिनेटली, और बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आरएसएस पुनर्विचार कर सकता है कि अगर हमें एक ओबीसी चेहरे को ही आगे रखना है, तो फिर वो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो, जहां पर जादू नहीं, कर्नाटक पहले हारे, हिमाचल पहले आपके चेहरे पर चुनाव हारे हैं, तो अब वो उलट, जो जिसको कहते हैं उल्टी गिनती शुरू होना, तो गुजरात लॉबी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जो सो कॉल्ड चाणक्य हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, और गुजरात लॉबी को गुजरात की तरफ भेजा जा सकता है। ये बड़ा चेंज हो सकता है। आखिर में एक और सवाल, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि थोड़ा सा कमलनाथ के आगे राहुल गांधी भी दब गए, कमलनाथ के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी दब गए, कांग्रेस दबी दबी से रही, भोपाल की रैली तक कैंसिल करा दी, नविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लिया, उन्होंने बहुत सी चीजें उन्होंने करी, जिद पर करी। मैं अब दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, और जैसा कि एग्जिट पोल हैं, हालांकि एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक संकेत देते हैं, इशारा करते हैं। अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत जाती है, जैसा कि दिख रहा है, भले ही क्लोज कंटेस्ट है वहां पर, राजस्थान में जो उलटफेर की बात हो रही है, जो आज तक ने की है, कि उलटफेर हो सकता है वहां पर, और वहां अशोक गहलोत सरप्राइज दे देते हैं राजस्थान में, और तेलंगाना में ज्यादातर सर्वे
कांग्रेस को आगे दिखा रहे, तेलंगाना भी जीत जाते। तो 2024 में आप राहुल गांधी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं और मोदी को क्या खड़ा देख रहे हैं, और ये नतीजे बता क्या रहे हैं डॉक्टर साहब? ये अगर हम केवल चेहरे की बात करें तो मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल ये सेमीफाइनल कह रहा है। और राहुल गांधी का जादू चढ़ रहा है, वो ये सर्वे बता रहे हैं, और ये एग्जिट पोल ये कह रहा है। सेमीफाइनल के ये नतीजे 2024 की राह तय करेंगे। जो राहुल गांधी ने लोकप्रियता अर्जित की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और लगातार वो विश्वसनीय लोगों के बीच में वहां पर स्थापित हो रहे हैं, तो वो राहुल गांधी विपक्ष को एक साथ लेकर के और 2024 के लिए चढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे आपको जी। और नरेंद्र मोदी को जी बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देंगे। बड़ी बात आपने कही, आपने जो बात कही कि अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये 4 राज्य निकले मोदी जी के हाथ से और सिर्फ बीजेपी मध्य प्रदेश जीती, तो यही माना जाएगा कि ये जो मध्य प्रदेश की जीत है ये शिवराज की जीत है, और ये बहुत गलत मैसेज गुजरात लॉबी के लिए होगा। और हो सकता है कि आप जैसे जो पॉलिटिकल पंडित हैं फिर बाद में कहेंगे कि साहब हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, दिल्ली का एमसीडी, फिर राजस्थान, तमाम लिस्ट आप लोग बना देंगे और कहेंगे कि साहब देखिए लगातार मोदी की हार है। क्योंकि मध्य प्रदेश, जैसा कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश जीतती है, जिस तरह के सर्वे आज तक का बता रहा है या एक आध और सर्वे बता रहे हैं, तो फिर ये एक बात एकदम, इबारत एकदम साफ है दीवार पे 2024 की, कि कहीं ना कहीं जो आपने कहा मोदी मैजिक वो उतर रहा है लोगों के सर से, वो कहीं ना कहीं उतर रहा है। खैर बहरहाल देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है। डॉक्टर साहब आप आए और बहुत जो आपका विश्लेषण है मैं तो उसको सलाम करता हूँ, जिस तरह से आप चीजें रखते हैं और बेखौफ रखते हैं, और एक जो आपकी एक लाइन होती है जिस तरह से आप बताते हैं कि साहब इसका मतलब ये है कि शिवराज जो है ये जीत शिवराज की है, मोदी की हार है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्तों की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से, आपको आप आते हैं, समय देते हैं, खुलकर कैमरे बोलते हैं और बहुत आसानी से चीजों को समझाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।